कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी है उसके बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। आज है 22 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। आज की जो कोटेशन है वो एक मोटिवेशनल कोटेशन भी है और आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इसके बारे में मैं आप लोगों से अभी बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ी त्रासदी देखने को मिली, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा, जहां पर बाहर के लोगों को भी वोटिंग राइट दिया जा रहा है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में पड़े हुए हैं, जो कि कई सारे बच्चों ने रेगुलर इसके बारे में पूछा था। तो बहुत डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर कोई यहाँ पर वोट डालेगा, क्या उनको अपने एरिया में वोटिंग राइट मिलेगा? तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न होंगे वो सारी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। रोहिंग्या पॉलिसी के ऊपर मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारे डाउट्स जो थे वो आप लोगों के अब और फिर आप लोगों के क्लियर होंगे, क्योंकि आज का जो आर्टिकल है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इस टॉपिक का पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्योंकि हमारी कंट्री में मेन मुद्दा क्या है, क्या किसी बाहर के इंसान को हम लोग अपने देश में ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो क्या कानून है, क्या रिफ्यूजी के लिए हमारी कोई पॉलिसी है? तो इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो आप लोगों को जानने को मिलेंगे, डिटेल में आप लोग समझ पाएंगे। एक ऐसी मछली के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा जो कि जिसके अंदर एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन ऐसा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसकी बॉडी का जो ब्लड है वो नहीं जमता है। आखिर क्या है ये मछली, इसके बारे में जानेंगे। और काफ़ी प्यारा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेगा, ये है फिल्टर फीडिंग क्या होती है। इसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खतरनाक सिस्टम हमारे देश में तैयार किया गया है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, और हमारी कंट्री में ये आने वाले टाइम में आप लोगों को यूज़ होता हुआ नजर आएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जानकर आप लोग जो काफ़ी खुश होंगे कि हमारी कंट्री में कितना एडवांसमेंट आज की डेट में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में और भी कई सारे छोटे छोटे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छे से आप लोग वीडियो के एंड तक एंजॉय कर पाओगे। और इसी के साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों को टकटकी लगा के देखना है, क्योंकि जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो उनके आंसर जो है वो आप लोग तभी दे पाओगे जब वीडियो को आप लोग अच्छे से देखोगे। आज के एसएलवी कमांडो है मून, इनके द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए थे, तो अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। आप लोग भी इसी तरीके से अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोग फिर क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। वीडियो के एंड में हम लोग जानेंगे, जो पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ये पर्सनैलिटी कौन है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और आज की जो पर्सनैलिटी है ना, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। एक चिकन सेलर थे ये, तो आज की डेट में एक अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। इनका नाम आप लोग बताइए। हालांकि बहुत कम जो स्टूडेंट हैं इनके बारे में जानते होंगे, पर लेकिन कल इनके बारे में फिर डिस्कस करूंगा। पर आज के पर्सन इन न्यूज़ के टॉपिक हैं, तो आप लोग इनके बारे में बताइए। देखता हूँ आप में से कौन कौन इनके बारे में बता पाते हैं। और एक तरीका चैलेंज भी है कि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं, एनडीए सीडीएस के अंदर में आप लोगों ने उठा के देखे होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को कई सारे जो हैं क्वेश्चन अभी देखने को मिले हैं। और यही क्वेश्चन की बात, कल जो था पेपर था एमपीपीएससी का, यानी कि एमपीएससी का, यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत सारे बच्चों के मेल आए, कुछ तो मैंने यहाँ पर वीडियो के अंदर डाल दिए, पर लेकिन सारे पॉसिबल नहीं थे, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं इनके पढ़िएगा आप लोग। बेसिकली जो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर भी, हालांकि यार मैंने इनको कुछ को पोस्ट किया था, टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट किया था। एक बात मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर आप लोग देखोगे कोई भी मेल जिसने आज की डेट में खासकर एसएलवी परिवार का पार्ट होकर जो भी यहाँ पर पढ़ता हुआ आगे बढ़ा है, मैंने 2 चीज़ें आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखी है। एक तो करंट अफेयर, और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटी। ये 2 पोर्शन ऐसे हैं कि इनके क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आप लोगों से एग्जाम में। अगर आप लोग प्रॉपर वे में मेरे साथ में रेगुलरली बिना एक भी दिन लेक्चर मिस किए अगर कंटिन्यूसली आप लोग चलेंगे, तो आप लोग खुद जब कंफर्टेबल हो एग्जाम में जाकर बैठेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस लेवल पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से मेल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जिस बच्चे के द्वारा पेपर देकर आया गया वो उनके मेल आप लोग पढ़कर देखो एक बार, तो आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करके चलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए कहता हूँ कि टकटकी लगाकर वीडियो को देखा करो। इससे क्या रहेगा, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसके आंसर जो है आप लोग शानदार तरीके से दे पाओगे। ठीक है, तो आज है 22 अगस्त, एक नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे नए जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह ये बना रहना चाहिए, तभी आप लोग लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक तरीके से ये ऐसी कोटेशंस हैं जो कि एक ही उसमें पर्टिकुलर एक ही स्लाइड में कई सारी कोटेशंस आ गई, और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई हैं। और इनसे आप लोग ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, और इनको आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं जहाँ पर भी आप लोगों को लगे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखने के लिए आया। आप लोग सोचिएगा, जो भी बोलूँगा एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। बोला गया अगर किसी इंसान को वेल्थ मिल जाए विदाउट वर्क, यानी कि किसी को बहुत सारा पैसा मिल जाए पर लेकिन उसने मेहनत नहीं की है,
तो आप लोग देखिएगा वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा इस इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि उस पैसे की उसको इज्जत नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात की जा रही है किसी को प्लेजर मिल जाए विदाउट एक कंसेंस, यानी कि एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं विवेक के बिना आनंद। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये कि अगर ज़िंदगी में आप लोग कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग मेहनत कर कर कमाते हैं पर लेकिन फ्री में मिल जाए तो फिर आप लोग उसकी इज्जत नहीं करते हो। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर खतरनाक है। इंसान को नॉलेज तो मिल गई पर लेकिन उसका कैरेक्टर जो है खतरनाक है। ओसामा बिन लादेन बन गया। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग इंसान कितना नॉलेजेबल पर्सन था। इसी के साथ में आप लोगों ने हिस्ट्री में उठाकर पढ़ा होगा रावण के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं आज की डेट में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि अच्छी खासी नॉलेज है पर लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस, अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसके अंदर एथिक्स नहीं है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो इंसान जो है किसी भी हद तक जाएगा अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब सारी हदें पार करेगा, तो ये सही नहीं है। ठीक है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी डॉक्टर जैकोल साइंटिस्ट, आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, द डॉक्टर ग्रेट साइंटिस्ट जैकोल, तो अपनी साइंस को हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। तो चीज़ें आप लोग देखते हैं। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, यानी कि अगर धर्म, हर एक धर्म यार इंसान को अच्छी चीज़ें सिखाता है पर इंसान अपने हिसाब से जो है उसमें नेगेटिव चीज़ें ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर जो रिलीजन है वो बिना सेक्रीफाइस के अगर किसी को मिल जाए आराम से तो इंसान जो है उसकी इज्जत नहीं करता है। ठीक है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा है कि उसके खुद के कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, तो वो इंसान हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नजर आएगा। ये सारी बातें जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी और इनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी कुछ बिजनेस के बारे में लिखने का है, कहीं कुछ साइंस के बारे में, कहीं रिलीजन के बारे में, कहीं पॉलिटिक्स के बारे में। तो एक ही कोटेशन के अंदर, एक ही उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर स्लाइड है, आप लोगों को 7 कोटेशन मिल गई यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी आप लोगों को लगे अपने हिसाब से। ये आप लोगों की ज़िंदगी में भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम तो अपनी जगह है, ठीक है, ज़िंदगी में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ हमेशा अपने ऊपर फोकस किया करो। ज़िंदगी में अपने ऊपर जितना फोकस करोगे आप लोग अपनी जो पर्टिकुलर लाइफ है उसमें इतना ही डेडिकेटेड होकर आप लोग आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, एक छोटी सी बात और बोल दूँ आगे बढ़ने से पहले, आज जो है वॉइस आप लोगों को डिफरेंट नज़र आ रही होगी। ठीक है, और हो सकता है वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें भी थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि पर्टिकुलर जो हूँ मैं एक थोड़ा सा अपने गाँव में आया हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है ना तो इंटरनेट रहता है प्रॉपर वे में। ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं और इसके चलते मुझे मतलब सारा तामझाम नहीं लाना पड़ता, मतलब तामझाम नहीं उठा के लाने पड़ते हैं, तो हर जगह वो लेकर भी नहीं चला जाता है। तो इसके चलते माइक भी जो है वो थोड़ा सा दूसरा रहता है, तो उसको मैनेज कर लेना आप लोग, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है प्रॉपर हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ तो बता दूंगा आप लोगों को, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से एंजॉय करिएगा आप लोग लेक्चर को, और कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो वीडियो के एंड में आप लोग जरूर बताइएगा। और बाकी ये पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना जरूर, अगर आप लोग बता पाते हैं कमेंट बॉक्स भी पढ़ लेना, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो इसके बारे में सही से कमेंट कर पा रहे हैं। ओके, से बोल रहा हूँ इस स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है। बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा, यह कच्चतू आइलैंड के बारे में बात की जा रही है और ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो कहाँ पर ये लोकेटेड है? बात की जा रही है अटलांटिक ओशन के अंदर में, इंडियन ओशन के अंदर में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर में, या फिर साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर में। सही आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, और जहाँ पर भी कोई डाउट होता है उसको पूछ लिया करो आप लोग। जिस तरीके से आज कई सारे आर्टिकल ऐसे जिसमें कई सारे बच्चों को डाउट था, उन्होंने मेल भी किया था, तो इनको मैं क्लियर करूँगा काफ़ी डिटेल में। और इसी के साथ में अपने दिन को देखा करो कैसे आप लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। डेली अपना प्लान बनाया करो कि मॉर्निंग में कि हम लोग को ये आज अपने अच्छे से इनको अचीव करना है, और अगर उनको अचीव नहीं कर पाते हो तो शाम को बैठकर एनालिसिस किया करो। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ वीडियो के नीचे लिखा करो कि आज का टारगेट क्या है, और फिर अगले दिन जो है उसको लिखा करो कि आज का इतना अचीव किया है। इससे पब्लिकली अगर आप लोग एक बार लिख दोगे तो आप लोग खुद को भी लगेगा यार पब्लिकली हम लोगों ने लिखा है, तो उसके ऊपर आप लोग अच्छे से फोकस दे पाओगे। ठीक है, ये आप लोग की अटेंडेंस भी है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आप लोग की अटेंडेंस है, अगर आप लोग इसको प्रॉपर वे में पार्टिसिपेट करके चलते हो तो। ठीक है, जो आर्टिकल है बहुत ही शानदार आर्टिकल ये रहने वाला है। यहाँ पर इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हालांकि जो आर्टिकल है ये द हिंदू के अंदर भी पब्लिश किया गया, और ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी काफ़ी डिटेल में पब्लिश किया गया। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में अभी फिलहाल एक पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, जिसमें 17 अगस्त को हमारी कंट्री में खासकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, जिनका नाम है बेसिकली हरदेश कुमार, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज के डेट में रह रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई वहाँ जॉब करने गया है, कोई वहाँ पढ़ने गया है, कोई वहाँ बिजनेस करने गया है, जैसे सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने गई है, अब जो इलेक्शन होंगे उसमें वो भी वोट डाल सकते हैं। ये एक अपनी ही आप में काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की ग्रेविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसके चलते यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर खासकर जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने अपना गिरोह बनाकर सीधा सीधा ये बोल दिया कि ये डेमोक्रेसी की डेथ है, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं एक तरीके से उनके बीच में कोई बाहर का इंसान आकर वोट डाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के लोकल लोगों को जो चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएगा। ये बातें बेसिकली यहाँ पर जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी बोल रही हैं। अभी यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 से लेके 25 लाख लोग ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा बाहर के लोग होंगे जो यहाँ पर वोटिंग कर पाएंगे, और उसमें हमारी जो भी सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्स भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के जिनका यहाँ पर जॉब कर रही है अपनी, वो भी यहाँ पर वोट डाल पाएंगी। ये सारा कार्यक्रम कैसे चल रहा है आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो हटाया गया था 5 अगस्त 2019 में, तो तब से लेकर अब तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए। आप लोग पूछोगे सर लास्ट टाइम कब इलेक्शन हुए थे, तो याद रखिएगा लास्ट टाइम यहाँ पर इलेक्शन हुए थे 2014 में, और उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक स्टेट हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में ये स्टेट नहीं है। आज की डेट में ये यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है जो कि सेंटर के कंट्रोल में आता है। तो इसके चलते यहाँ पर अभी रिसेंटली एक डीलिमिटेशन कमीशन भी लाया गया था। डीलिमिटेशन कमीशन मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, उसकी चेयरपर्सन कौन थी आप लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उसके चलते भी यहाँ पर बातें की गई थी। डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो मई के महीने में सबमिट कर दी थी, और मई के महीने तक इसी साल में 2022 में वो आर्टिकल मैंने लगभग 5-6 बार तो कम से कम डिस्कस किया होगा, तो उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। डीलिमिटेशन कमीशन के चलते ये बोला गया कि जम्मू के हिस्से में आएंगी 43 सीट, ठीक है, और कश्मीर के हिस्से में आएंगी यहाँ पर 47 सीट। इसको लेकर भी बवाल हुआ था कि यहाँ पर ये गलत तरीके से इन सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था उस टाइम पर। लेकिन फिलहाल टाइम पर जो मुद्दा है वो यहाँ पर ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन जो वोट डालती है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके चलते यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये पॉपुलेशन जो अब वोट डालेंगी, जो यहाँ पर जिनको बाहर की पॉपुलेशन को हक दिया गया वोट डालने का, इसके चलते यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। इसको लेकर सब जो है वो यहाँ पर सदमे में चल रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ ताकि एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर हो जाए। आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन हुए थे पहली बार, उसमें जो टोटल लगभग जो वोटर की संख्या थी ये माना जा रहा है कि वो लगभग 75 लाख के करीब, यहाँ पर 75 या 76 लाख के करीब वोटर की संख्या आप लोगों को देखने को मिल रही थी। अभी जो नए यहाँ पर इसमें एडिशन 25 लाख वोटर और ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 98 से लेके लगभग यहाँ पर 98 से लेके या फिर 100 तक आप लोग बोल सकते हैं लाख, या आप लोग बोल सकते हैं कि इतने लोग जो है यहाँ पर वोट डालेंगे, या फिर 1 करोड़ आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में वोटर डालने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी। अब आप लोगों के मन में एक बात यहाँ पर जरूर आ गई होगी, यार मान लीजिए यहाँ से कोई सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर जाकर अगर वोट डाल रहा है हमारी कंट्री कोई सिक्योरिटी फोर्स का पर्सन, तो उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोट वो डालता है उसका क्या होगा। तो ये माना जा रहा है कि जो भी यहाँ पर वोट डालता है, कोई भी ऐसा पर्सन अगर कहीं पर डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पर वो सिक्योरिटी फोर्स के लिए जाता है और वहाँ पर वो पीस करने के लिए जाता है, यानी कि पीस यानी कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए जाता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को वहीं पर ही वोट डालने का अधिकार दिया जा सकता है, और उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में से उसका नाम जो है वो कट हो जाएगा वोट के लिए, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के टाइम पर ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। ये सारा कार्यक्रम हमारे देश में किसके बेस पर होता है, तो याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है हमारी कंट्री में, जो कि आप लोगों को पता है 50 और 51 का 2 ये एक्ट हैं जिनके ऊपर मैंने डिटेल में लेक्चर ले रखा है। पॉलिटी के अंदर आप लोगों को पढ़ा रखा है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, वैसे करंट अफेयर के लेक्चर के अंदर ही मैंने इसको पढ़ा रखा है। तो ये पर्टिकुलर कानून के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में जो है ये खासकर इलेक्शन कराने का काम करते हैं इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू। पर लेकिन अभी ये कानून जो है ये यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी इंप्लीमेंट हुआ है, मतलब अभी कब 5 अगस्त 2019 से इंप्लीमेंट हुआ है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर क्या लगता था, उससे पहले यहाँ पर लगता था जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957। तो इसीलिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टेंशन में आ रखी है। जो अभी 1957 के हिसाब से वहाँ पर इलेक्शन होते थे, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ के जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट माने जाते थे, उनको इस तरीके की उपाधि मिली हुई थी, खुद का फ्लैग यूज़ करते थे, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सारी चीज़ें छिन चुकी हैं और हमारा तिरंगा जो है आज की डेट में वो पूरे देश में लहरा रहा है। तो ये यहाँ पर इसके चलते रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो भी यहाँ पर लागू हो गया। इसी के चलते डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया और यहाँ पर सीटों का बंटवारा भी किया गया।
तो ये सारी प्रक्रिया कब हुई? ये सारी प्रक्रिया तब हुई जब यहाँ से आर्टिकल 370 के अंदर चेंज कर दिया गया है। तब से लेकर यहाँ पर अब ये सारी सिचुएशन जो है वो अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई ना, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक का जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करके आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें आप लोग क्लियर करोगे आगे ऐसे इशू हैं ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और इनके ऊपर आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो आप लोग किसी के साथ में बैठकर किसी को समझा भी सकते हो कि यार ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए इतने सही तरीके से आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के यही लोग जो हैं जो यहाँ पर इनरोल हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, फिलहाल के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए हैं पुराने टाइम से, इसी के साथ में पाक ऑक्युपाइड एरिया से भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आज के डेट में यहाँ पर रह रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग कंट्री के अंदर जब भी जनरल इलेक्शन होते थे, यानी कि पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुआ करते थे उसमें तो वो वोट डाला करते थे, पर लेकिन जब स्टेट के अंदर इलेक्शन हुआ करते थे उनमें उनको वोट डालना अलाउ नहीं था। ये काफ़ी बड़ी बात थी, यानी कि उन लोगों को वहाँ पर वोट डालना अलाउ नहीं था। वो लोग जो हैं वोट डाल सकते थे सेंटर के जो जनरल इलेक्शन होते हैं। तो अब उन लोगों को भी यहाँ पर वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 नहीं लग रहा है, यहाँ पर अब वो एक्ट लग रहा है जिसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन आप लोगों को होते हुए नजर आते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अब पूरे देश में इसी के हिसाब से इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी एक बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारी बातें सुनाई गई यहाँ पर कि ऐसा कुछ होने वाला है, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो कि लोकल पॉलिटिकल पार्टी है जिनके ऊपर यहाँ पर इनका दबदबा रहता है, खासकर जो लोकल जो इलेक्शन होते हैं, तो लोकल अब जब वोटर ही चेंज हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर अब देखने वाली बात यहाँ पर ये कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है किसको वोट देते हैं। अब यहाँ पर एक अकेली लोती पार्टी बीजेपी ऐसी है जो कि यहाँ पर इस मूव को सपोर्ट कर रही है, बाकी सारी की सारी पार्टी जो है वो मैक्सिमम इस मूव को अपोज कर रही है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप लोग इसको सपोर्ट करोगे या फिर अपोज करोगे? देखिए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते? और दूसरा, अगर इंटरव्यू में आप लोग बैठे हैं कहीं पर और वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसके बारे में अपना क्या व्यू रखते हैं? ठीक है, तो हमेशा व्यू वो रखिए जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संवैधानिक है। ठीक है, तो वो व्यू आप लोगों को रखना है जिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा है, वो व्यू आप लोगों को हमेशा अपना रखना है। ये नहीं आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप लोग बेसिकली उसके बारे में सोचो क्या सही है क्या गलत है, पर लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव व्यू आप लोगों को वहाँ पर रखना है। जो भी कंट्रोवर्सी हो उसका सोल्यूशन अगर कोई मांगे तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पद्मावत मूवी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, तो आप लोग समझ सकते हैं कोई भी कंट्रोवर्सी अगर चल रही है उस टाइम पर तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पर भी। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है कि वहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाए, मेंस का बन जाए, या फिर और दूसरा कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग उसका अच्छे से जवाब दे सको। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है। अगर सिटीजनशिप के बारे में याद रखेगा, पहले यहाँ पर अलग तरीके की चीज़ें चलती थी, पर लेकिन आज की डेट में हमारी कंट्री में जो संविधान के अंदर में पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के हिसाब से सिटीजनशिप चलती है, पूरे देश में वही इंप्लीमेंट होती है और उसी के बेस पर हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा संविधान जो है वो अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट होता है। बाकी ये जो मैंने आप लोगों को बातें बताई है, अभी आप लोगों को डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बोला है, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी किसके अंदर लिखी हुई, वो आप लोगों को आर्टिकल के अंदर मिल जाएंगी। बाकी गुपकर अलायंस के बारे में मैंने आप लोगों को संडे वाले लेक्चर में, यानी कि कल के लेक्चर में भी आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों बनाया गया था। ये अगर यहाँ पर जो चीज़ हो रही थी, आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, संविधान चेंज कराया गया, रिस्टोरेशन ये स्टेट करने की बात की जा रही है फिर से जम्मू एंड कश्मीर को, तो इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से अपना प्रोटेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी बातें न्यूज़ में रहती है। बाकी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड थोड़ी प्रोवाइड करा दी है, दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर पूछा है ना, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, तो फिर आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो डिटेल में सारी चीज़ें, तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और होगा तो फिर मैं बैठा हूँ, टेंशन काहे को ले रहे हो यार, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लियर करके आगे को बढ़ना है। ठीक है, तो बताते रहना, फीडबैक देते रहना, लाइक या डिसलाइक कर जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिस्ट्रिक्शन मोड पर डाल दी जाती है वीडियो, वो भी एजुकेशनल वीडियो। अब ये तो यार आप लोग जानते हैं क्या हरकतें चलती हैं,
तो आप लोगों से ये फीडबैक आप लोगों को देना होता है, लाइक कर कर, डिसलाइक कर कर अगर आप लोगों को लगती है, और इसी के साथ में आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को अगर लगती है ये फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि इससे यूट्यूब को फीडबैक मिलता है। क्योंकि जब वो वीडियो थी जिसको रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया था यूट्यूब ने, मैंने जब उसको रिव्यू करने के लिए बोला तो उन्होंने रिव्यू कर कर फिर बोला इस वीडियो के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर लेकिन वो आप लोगों ने कितनी बार खोली, किसी को दिखी नहीं वो वीडियो, समझ रहे हैं आप लोग, कईयों को दिखी नहीं, वहाँ पर खोल नहीं पा रहे थे, और हज़ारों मेरे पास में मेल पड़े हुए उसके, उस वीडियो के नीचे भी हज़ारों कमेंट पड़े हुए हैं। तो मतलब ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सिचुएशन बिल्कुल यार ऑकवर्ड हो जाती है जब एक तरीके से प्रॉपर वे में वीडियो बनाई जाती है, कहीं भी जा रहा हूँ वहाँ पर जाकर वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा प्रॉपर वे में आप लोगों तक वीडियो पहुँचे, इतनी मेहनत करने के बाद में पीपीटी इतनी बनाने में टाइम लगता है, सारी चीज़ें क्रिएट करने में, उसके बाद भी फिर यहाँ पर कहीं इंटरनेट नहीं है, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो यार वो कहीं ना कहीं अंदर से फिर थोड़ा सा हर्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि फीडबैक आप लोग दे दिया करो बिना बोले, 1 सेकंड लगती है वीडियो को लाइक करने में या फिर कोई कमेंट करने में, शेयर करने में, तो ये आप लोगों को लगता है तो कर दिया करो यार, वरना तो जो करने वाले हैं जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, फिर ये इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई भी डाउट नहीं रखना है माइंड में। ये आर्टिकल कवर किए गए यहाँ पर डाउन टू अर्थ के द्वारा, हालांकि आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर था। ये ऐसे आर्टिकल होते हैं जो सब जगह छपते हैं और एक स्टडी चलती रहती है। आप लोगों को पता है कि साइंटिस्ट जो हैं जब फ्री बैठे होते हैं वो देखते हैं कि क्या काम किया जाए, तो कुछ काम नहीं है तो कोई स्टडी करने लगते हैं। जैसे नहीं आप लोगों को जब कुछ काम नहीं होता तो आप लोग स्क्रॉल करने लगते हो यूट्यूब की शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील देखने लगते हो, तो ऐसे ही साइंटिस्ट प्रोडक्टिव काम करते हैं, ठीक है, हमारी तरह वो टाइम पास नहीं करते हैं। तो इसलिए टाइम पास मत किया करो यार, ज़िंदगी में टाइम ही है एक ऐसा जो कि अगर पास करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कब में निकल गए, और फिर ज़िंदगी में बड़े पछताओगे, ठीक है, वो नहीं कि बड़ा पछताओगे। तो टाइम बोलता है मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, मुझे तुम बर्बाद करोगे तो बड़ा पछताओगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो टाइम के साथ में थोड़ा सा अपने आप को आप लोगों को ढंग से चीज़ों को यूटिलाइज करना है, ओके। अभी बात की जा रही है एक ऐसे प्राणी के बारे में, एक ऐसे जीव जंतु के बारे में जो कि पानी के अंदर रहता है, और पानी के अंदर भी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उसका जो बॉडी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप लोगों ने मूवी देखी है टाइटैनिक, उसमें वो लड़की रहती थी, वो तो उसके ऊपर थी चटाई के ऊपर जो भी था वहाँ पर तख्ता सा, और वो जो बंदा था वो नीचे था पानी के अंदर, तो दम जम जाता है, तो उसकी जो मौत हो जाती है जमने से। हालांकि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सेल्फिश थी लड़की, ऐसा था कि बारी बारी से ऊपर नीचे आते रहते कि थोड़ी देर तू बैठ जाए यहाँ पे, थोड़ी देर में आ जाता हूँ। तो लड़का उसने जो है मरवा दिया। आप लोग ही क्या रहे उसके बारे में, जिसने टाइटैनिक देखी बताना। बाकी मुद्दा यहाँ पर मछली के बारे में है, एक ऐसी फिश जो कि यहाँ पर पाई जाती है आर्टिक रीजन के अंदर में। ये माना जा रहा है कि ये फिश जो है इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को वहाँ पर बेसिकली जमने से बचाती है, ठीक है। पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा प्रीलिम्स, और इसी के साथ में जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी अमेरिकन जो बेसिकली म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, वहाँ की जो साइंटिस्ट हैं, देखिए अमेरिका के नासा वाले या फिर और भी ऐसे लोग हैं, इनको ना बहुत एक्स्ट्रा काम रहते हैं। जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर स्कूल में जो टीचर रहते हैं उनको बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं। इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन का काम दे दिया, ठीक है, सेंसस जनगणना आती है तो उनको जनगणना का काम दे दिया। ऐसे ही यहाँ पर साइंटिस्टों को काम दिया जाता है कि तुम फ्री बैठे हो ना, चलो कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, चलो ये काम करने लग जाओ। तो ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये है एंटी फ्रीज, ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये फ्रीज नहीं हो पाती है। इसका एक प्रोटीन है जो कि इसको फ्रीज होने से रोकता है, ठीक है। तो ये याद आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है स्नेल फिश। तो इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। स्नेल फिश जो है ये आइसबर्ग पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर आप लोगों को बर्फ देखने को मिलते हैं, और बड़ी ही क्यूट सी है, बड़ी ही प्यारी सी आप लोग देख सकते हैं। और ये तो बड़ी क्यूट सी प्यारी सी तो मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप लोग सुनकर हैरान होंगे। ये वाली प्रॉपर्टी यानी कि कलर आप लोगों को इसके चेंज होते हुए नजर आ सकते हैं, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको बायोफ्लोरेसेंस आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी क्या रहती है, एक पर्टिकुलर जिनावर या फिर जानवर की एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट कर सकती है अपना, जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ऐसी लाइट में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकती है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो काफ़ी स्मॉल यानी कि छोटी सी ये ग्रीन रेड कलर की आप लोगों को फिश देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये ओनली पोलर फिश है, यानी कि ये अकेली एक ऐसी है जिसके अंदर यहाँ पर ये रंग बदलने की क्षमता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। बहुत रीज़न ये भी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अगर बात करें रेयरली ऐसी फिश जो है पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से लॉन्ग पीरियड रहता है डार्कनेस का, जहाँ पर काफ़ी लंबा पीरियड डार्कनेस का हो, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे जानवर जो हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। और इसी के चलते यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर में जो फ्लड है, यानी कि जो खून है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, वो फ्रीज नहीं होता है, यानी कि जमता नहीं है, कितने भी ये ठंडे पानी में क्यों ना चला जाए। तो यहाँ पर जो टाइटैनिक मूवी वाला मैंने डायलॉग बताया वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो एंटी फ्रीज प्रोटीन ये की रेयर है इस मछली के अंदर, तो उसके ऊपर भी एक स्टडी की गई, ठीक है।
तो नॉर्मली फिश जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। और अगर बात करें तो कई सारे जानवर जो हैं पार्शियली अगर फ्रोजन हो जाए तो उनकी कहानी खराब हो जाती है, ठीक है, तो निपट जाते हैं वो। पर लेकिन कई सारे इंसेक्ट्स हैं, पर लेकिन फिश में ये अकेली फिश ऐसी देखने को मिलती है जिसको इस पर्टिकुलर मुद्दे पर महारत हासिल है, तो ये बातें बोलेगी। तो यहाँ पर जब एक ये पूरी रिपोर्ट की हाईलाइट है, तो पहली तो वही है कि इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके की प्रॉपर्टी पाई जाती है एंटी फ्रीजिंग। दूसरा यहाँ से इसके जब हम लोग को पता चल गया कि ये प्रोटीन इसके अंदर में है, तो आगे साइंटिस्ट जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ भाई साहब, ऐसा भी कुछ है दुनिया में, अगर कहीं पर कुछ इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल नहीं जमेगा। अगर सोचो इंसान की बॉडी में इस तरीका हो जाए तो वो कहीं पर भी जा रहा है कितने भी ठंडे इलाके में, तो फिर वो एक तरीके से टाइटैनिक वाला सीन नहीं बनेगा उस इंसान का, ठीक है। पर लेकिन मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर, अब एक नेगेटिव चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। हर पहलू के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी आप लोगों को दो पहलू नजर आएंगे। देखिए, जो अच्छी चीज़ें होती है ना बुरी भी होती है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, पुराने टाइम में एक कहानी थी, उसमें ये माना जाता है कि एक राजा था, वो ये बोलता है कि मुझे एक ऐसी पावर दो भगवान कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूँ वो सोना बन जाए। तो भगवान कहता है सोच ले भाई साहब एक बार, ये चाहिए कि नहीं चाहिए। वो कहता है भाई साहब चाहिए, बिल्कुल बताओ हमको जल्दी, मुझे बहुत सारी चीज़ें सोना बनाना है। वो कहता है ठीक है तथास्तु, वो तो बोल के चले जाते हैं, भगवान तो निकल लिया अपना। पर लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको पहले तो बड़ा मजा आया, जो भी सामान उसके सामने आया सोना बना दिया, माला माल हो गया। अब उसको थोड़ी ना पता था कि यहाँ तक ये चीज़ें रुकने वाली है। उसका बेटा खेल रहा था, उसने अपने लाड़ प्यार में बेटे को गोद में उठाया, बेटा सोना का बन गया। अपनी वाइफ को टच किया, वाइफ सोने की बन गई। फिर उसको समझ में आया कि भगवान क्यों बोले थे कि बेटा सोच ले एक बार तो वो कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक कंडीशन होती है कई बार कि कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम लोग उसके इस तरीके से नहीं देखते हैं, पर फिर पता चलता है कॉन्सिक्वेंसेज क्या है तब समझ पाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि इसके चलते हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो अगर यहाँ पर इनका टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो फिर इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये उस टेम्परेचर के लिए बनी ही नहीं है। अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यानी कि बर्फ पिघल रहा है, तो फिर इनकी जो है कंडीशन वो है खराब होती हुई नजर आएगी काफ़ी लार्ज स्केल पर। जब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जब उनकी जान खतरे में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जो फूड चेन है वो यहाँ पर खतरे में पड़ जाती है। आप लोगों से कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर बेसिकली टाइगर के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। चीता को ऐड करने की बात की जा रही है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। रीज़न क्या होता है, एक फूड साइकिल होती है, उसको मेंटेन रखने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पर एक फूड साइकिल बनी रहे। उसमें से अगर कोई भी एक जानवर जो है वो खत्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है कि उस साइकिल के टूटते ही फिर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस बनता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसके चलते यहाँ पर उसके लिए जरूरी माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है पर लेकिन कनेक्टेड पॉइंट यही है। यहाँ पर 2021 में यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, तो बात की जा रही है यहाँ पर फिल्टर फीडर के बारे में। तो फिल्टर फीडर क्या है यहाँ पर और ये किसके अंदर पाया जाता है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कैटफिश के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। ऑक्टोपस के बारे में, इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर एस्टर, ठीक है, सीप जिसको बोलते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर ये नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा पेलिकन, ठीक है, जिसको यहाँ पर हावसिल भी बोलते हैं, ठीक है, हावसिल, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा जिनावर है जिसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि फिल्टर फीडर पाए जाते हैं। फिल्टर फीडर क्या होता है आप लोगों को समझा देता हूँ एक मिनट। जैसे कोई मछली जो है वो जा रही है मुंह खोलकर, तो जैसे वो मुंह खोलकर जाती रहती है तो वो तो आगे तैरती रहती है, पर लेकिन उसके अंदर जिनावर जो है जो भी वहां पर आता है वो अंदर जाते रहते हैं, यानी कि वो खाती रहती है सारे जिनावर को। पानी जो है, पानी यहाँ पर इसके ब्लडर में से होकर वो बाहर निकल जाता है आसानी से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जो भी जीव जंतु गया वो उसके मुंह में फंस जाएगा, तो इनडायरेक्ट वे में वो उसका फूड बन गया क्योंकि वो उसको खाई जा रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से मुंह खोलकर जब ये चलती हैं तो बहुत सारा खाना जो है वो अंदर जाता रहता है और पानी जो है वो आराम से इसे छलनी नहीं होती, छलनी में से बाकी पानी बाहर निकल गया और माल मसाला अंदर ही रह गया। तो सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो कल को चलकर द फिल्टर फीडिंग के बारे में पूछे तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ मुद्दा होता है। इससे पहले आप लोगों को पता था किसी को कि ऐसा कुछ मुद्दा होता है, या फिर यहाँ पर जो जो बातें मैंने बताई उसमें से कितनी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता थी। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही बनता है, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर फिल्टर फीडर के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, वो भी 2021 में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यूपीएससी का हो गया और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसका आंसर आप लोगों को देना है। इससे ये पता चलेगा ये आर्टिकल आप लोगों ने कितने अच्छे से टकटकी लगाकर सुना है। बात की जा रही है स्नेल फिश के बारे में। बोला जा रहा है स्नेल फिश द ओनली पोलर फिश टू हैव द बायोफ्लोरेसेंस, दिस फीचर इज रियरली फाउंड इन द आर्टिक फिश, यानी कि पाए नहीं जाते हैं वहाँ पर, नॉर्मली अंधेरा देखने को मिलता है ड्यू टू द शॉर्ट पीरियड ऑफ डार्कनेस इन द रीजन। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर से बोलता हूँ स्टेटमेंट ढंग से पढ़ा करो, कई बार स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आप लोग गलती कर देते हो।
पर लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। बायोफ्लोरेसेंस जो है वो एक एबिलिटी है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट द ब्लू लाइट इनटू द ग्रीन, रेड, येलो, और ये सारी जो लाइट होती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो एंटी फ्रीज प्रोटीन इनके अंदर पाया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर ये आसानी से उन एरिया में पाई जाती है जहाँ पर क्रिस्टल जम जाता है बर्फ बनकर, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट ये है। सही आंसर के यहाँ पर ए बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही माइन्यूट से चेंज है एक स्टेटमेंट में, बाकी सारी की सारी चीजें ऐसी की ऐसी हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन सही आंसर यहाँ पर दे पाता है। सी आंसर क्या है बताइए, चलिए वीडियो को पॉज कर आंसर दे दीजिए एक बार, मुझे लगेगा आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर शॉर्ट जो यहाँ पर ये टाइम है, शॉर्ट टाइम नहीं है, लॉन्ग टाइम यहाँ पर डार्क रहता है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर नॉर्मली नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि डार्क पीरियड रहता है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि वो हो गए पोलर और यहाँ पर जो आर्टिक ओशन हो गया, ठीक है, और खासकर अंटार्कटिक वाला रीजन हो गया, तो वहाँ पर नॉर्मली सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया 2 और 3, यानी कि बी आंसर सही है। ओके, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने यहाँ पर जाने इसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल को चलकर कोई पूछ ले आप लोगों से तो इस तरीके से पढ़ाई करो ताकि सामने वालों को बैठा के पढ़ा दो कि भाई साहब ये है, बता अब बता, क्या कोई कहीं पर लग रहा है कि तुमको डाउट है तो उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, तो फीडबैक जरूर देते रहिएगा, ठीक है। तो कंप्लीट माइंड में क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ना है। रोहिंग्या वाला टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे हाँ, जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी उसके बारे में तो यार बोलना ही भूल गया। आप में से एक SLV फैमिली मेंबर के द्वारा वो वीडियो मेरे साथ में शेयर की गई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे जब देखा। आज की डेट में ऐसे भी इंसान है और जानवरों के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं, ठीक है। वो देखो कहाँ से घुसकर उसको निकाल कर लेकर आया, उसके बदले में उसको वैसे कुछ नहीं मिला कि उसको पैसे मिल रहे हैं, उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा है, पर जो सेटिस्फेक्शन मिला होगा ना उसको कि हाँ मैंने जान बचा दी, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हर चीज़ को कभी पैसे से मत तोला करो, जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को पैसों से तो नहीं मिलेगा। हाँ, किसी को पैसा देकर जरूर मिल सकता है, पर लेकिन खुद पैसा कमा लो और आप लोगों को लगे वाओ यार शानदार नींद आएगी, कितना पैसा कमा लिया, तो उसके रेयर चांस है। किसी की हेल्प कर किसी कमजोर या किसी ऐसे इंसान को जिसको जिंदगी में आप लोगों की जरूरत है, तो आप लोगों को एक बार को चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में जब भी आप लोगों के पास में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको दूसरों के साथ में शेयर करो, तो आप लोग अंदर से कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से साथ में आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, और यहाँ से अक्सर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में आप लोगों को पहले एक ओवरव्यू दे चुका हूँ। अभी हमारी कंट्री में हरदीप सिंह पुरी साहब के द्वारा एक कमेंट किया गया जिसके ऊपर बवाल हो गया था कि रोहिंग्या कम्युनिटी जो है उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत फ्लैट मिलेंगे, और ये जो फ्लैट वगैरह हैं इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे और इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐसी बातें बोली गई। तो कई सारे मुद्दे निकल कर आए। हालांकि गृह मंत्रालय जो कि हमारी कंट्री में होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर में आता है, उन्होंने ये सारी बातें जो है उनको नकार दिया कि इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर होगा भी तो इसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। तो इसके ऊपर ये पूरा बवाल जो है वोट कर चला। पर लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों से काफ़ी डिटेल में कई सारी बातें डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोगों के माइंड में भी यहाँ पर क्लैरिटी आएंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में रोहिंग्या कम्युनिटी आती कहाँ से है निकल कर, और कब से ये मुद्दा यहाँ पर चल रहा है जहाँ से ये निकल कर आती है, क्योंकि इसी के चलते यहाँ पर पूरा इशू देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने ये मुद्दा भी सुना है, यानी कि आप लोगों ने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, मैंने भी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, इनको पढ़ाना स्टार्ट किया है, पर लेकिन ये बात की जा रही है 2012 की, ठीक है, 2012 की। जब तक तो मतलब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया था, ठीक है, तो उस टाइम से मुद्दा चला हुआ है। तो यानी कि बहुत पुराना याराना है इसका टॉपिक का हमारे साथ में। तो 2012 में यहाँ पर ये पहली बार रोहिंग्या कम्युनिटी के लगभग 1200 के करीब आदमी जो हैं वो दिल्ली में आए थे। क्यों आए थे भाई साहब, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मिर्ची लगी इनको वहाँ पर? देखिए, जहाँ पर ये रोहिंग्या कम्युनिटी रहते हैं वहाँ पर अक्सर जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी पाई जाती है, जो कि म्यांमार के अंदर में है, और ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी में पाया जाता है रोहिंग्या कम्युनिटी। तो कई बार झड़प हो जाती है और इनकी बनती नहीं है आपस में, और वहाँ पर जो आर्मी है वहाँ पर फिर इनका अत्याचार देखने को मिलता है रोहिंग्या कम्युनिटी के ऊपर। वो मारते हैं, इनको भगाते हैं, कईयों के रेप किए जाते हैं, कईयों को मारा जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे इशू देखते हैं। तो जान बचाकर यहाँ से रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो भागने स्टार्ट करती है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी के आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर खुद गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में बोला गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में पार्लियामेंट में हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, उनके द्वारा बोला गया कि अप्रोक्सीमेशन ये लगा जा रहा है कि 40,000 के करीब रोहिंग्या कम्युनिटी आज की डेट में हमारे देश में है। 40,000, जी हाँ। पर लेकिन ये 40,000 कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है,
बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, अफगानिस्तान में भी माना जाता है कि बहुत सारे हैं यहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर तो 9-10 लाख के करीब बताए जाते हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हमारी कंट्री में जो ये हैं, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों को दिल्ली के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें आप लोगों को रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को कोई बोल दे कि बस यहीं पर ही है, ठीक है। तो ये अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं यहाँ पर। और आप लोगों को एक थोड़ी सी ऐसी बात बताऊं जिसको सुनकर आप लोग हैरान होंगे। रियलिटी में हमको ये भी नहीं पता है कि कितने सारे लोग रोहिंग्या कम्युनिटी के रहते हैं आज के डेट में हमारे देश में, इसका कोई कंफर्म्ड डेटा भी नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात यहाँ पर आप लोगों को नजर आती है। यानी कि ये भी नहीं पता है कि आज के डेट में हैं कितने। हम लोग बोल देते हैं क्लेम कि हाँ लगभग 40,000 के करीब हैं, पर लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तेलंगाना के अंदर, पंजाब और हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो हमारे देश में कई सारे एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं, उसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि ये हमारी कंट्री में सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट हो सकते हैं, ऐसा हमारी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा भी बताया गया। तो इसके चलते यहाँ पर ये कई बार न्यूज में रहते हैं। अभी मुद्दा क्या है, अभी थोड़ा सा मैं पुराने टाइम पे लेके चलता हूँ। 2012 में जब यहाँ पर ये पाए गए थे रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग, तो तब से लेके इनके ऊपर अत्याचार देखने को मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्री जो है वो क्यों चाहेगी बाहर का इंसान हमारे देश में आकर रहे कोई, तो इसके चलते लोग जो हैं उनको अलग तरीके से देखते हैं। अभी हमारी कंट्री में भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खासकर जो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर एरिया था दिल्ली के जो बॉर्डर से मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या कम्युनिटी अपने डेरे लगाकर, जो नहीं पंडाल टाइप के लगाकर रहते थे, तो उस तरीके से वो रह रहे थे। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको नोटिस भेजा, उत्तर प्रदेश का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कि हमारा प्रीमाइस जो है, हमारा एरिया जो है वो जल्दी से खाली किया जाए। उनके द्वारा खाली नहीं किया गया। तो ये माना जाता है कि अगले ही दिन वहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। यानी कि एक तरीके से जैसे नहीं, जैसे कोई इंसान जो है कि भाई मेरे पैसे दे देना, कल तक मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है पैसे दे दूंगा, पर लेकिन उसके पास में इतने पैसे थे नहीं कि वो पैसे दे सके, और अगले ही दिन जाकर सामने वाला जो है गुंडों को भेजकर पिटाई करवा दे। चलते यहाँ पर कई सारे लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया गया कि उस एरिया में आग लग गई, ठीक है। तो यानी कि एक दिन पहले उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा कुछ, यहाँ से निकल जाओ, और अगले ही दिन वहाँ पर आग लग जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर कई बार नेगेटिव तरीके से भी चीज़ों को देखा जाता है। अभी मुद्दा जो बना है यहाँ पर, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर कोशिश की गई थी कि यहाँ पर इन लोगों को एक छोटे से नहीं, एक थोड़ा सा रहने के लिए कुछ घर वर प्रोवाइड करा दी जाए, तो उसके चलते यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अरेंजमेंट की भी, क्योंकि अगर बात करें, आप लोगों को एक बात पता होगा, जितनी भी यूनियन टेरिटरी हमारे देश में, यूनियन टेरिटरी जो है उनका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ठीक है। तो वहाँ पर बाहर के साथ में क्या रिलेशन होना चाहिए, वहाँ की पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो कई बार रोते भी रहते हैं पब्लिक में बैठकर कि हमारे पास में कोई पावर नहीं है। तो इसके समझ सकते हैं कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का जो पॉइंट है, मैंने आप लोगों को पता है 7वें शेड्यूल के अंदर संविधान में जब जाएंगे तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको स्टेट लिस्ट के अंडर में रखा गया, पर लेकिन यूनियन टेरिटरी कोई स्टेट नहीं है, वो यूनियन की टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में यहाँ पर वो पावर आ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी के द्वारा बोला गया कि इनको हम लोग घर प्रोवाइड कराएंगे, इनको यहाँ पर रखेंगे, तो उस टाइम पर जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मना कर दिया गया उन चीज़ों के लिए। फिर दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर अरेंजमेंट की गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है वो दिल्ली पुलिस के अंदर आता है। रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वो म्यांमार के रखाइन वाले स्टेट में यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये रखाइन जो प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, जैसे हमारी कंट्री में राज्य बोलते हैं, वहाँ पर रखाइन बोलते हैं, तो वहाँ से इनको मारकर भगाया गया। हालांकि ये जो म्यांमार के अंदर इनको खुद सिटीजनशिप क्लासिफाइड नहीं है, इनके अपने देश के अंदर भी इनको एक तरीके से सिटीजन नहीं बोला जाता है, इनको रेजिडेंट फॉरेनर बोला जाता है, एसोसिएटेड सिटीजन बोला जाता है। खुद की कंट्री के अंदर भी जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर भी इनको कोई ज़्यादा अधिकार मिले नहीं है, ठीक है। तो पुराने टाइम पर जब ये लगभग माना जाता है कि 5 लाख के करीब रोहिंग्या तो आजकल में सऊदी अरेबिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ सऊदी अरेबिया, अब आप लोग देखो कहाँ कहाँ से जान बचाकर जो है वो कहाँ भाग रहे हैं। यहाँ है म्यांमार, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया थी, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इनको मिली रहने की जगह, वहाँ ये अपनी जान बचाकर जो है निकले वहाँ से, और वहाँ पर अपनी जान बचाकर रह रहे हैं। पर लेकिन जिस भी देश में यहाँ पर जाते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इनको इलीगल तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। इसी तरीके से हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उन्होंने भी इनको इलीगल इमिग्रेंट का नाम देकर यहाँ पर इनको बोला गया कि ये हमारे देश में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को हमारे देश में रहना है तो उसको प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, हम जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर कोई बाइंडिंग हमने एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा है कि कोई भी रिफ्यूजी आएगा तो उसको हम लोग को रखना ही है। जैसे कि 2 आप लोगों को मेन कानून देखने को मिलते हैं अगर किसी रिफ्यूजी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं। एक तो है 1951 का यूएन कन्वेंशन, ठीक है,
जो कि यहाँ पर रिफ्यूजी के स्टेटस के बारे में बात करते हैं। रिफ्यूजी मतलब अपने एरिया को छोड़कर आ गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, या फिर वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं उसकी वजह से, कोई भी ऐसा रीजन बन गया वहाँ पर जिसकी वजह से उसको छोड़कर भागना पड़ गया, तो उसको रिफ्यूजी बोलते हैं। तो 1951 का एक कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कन्वेंशन को सपोर्ट करने के लिए हमेशा कई सारी प्रोटोकॉल देखने को मिलती हैं। तो 1967 में फिर यहाँ पर एक प्रोटोकॉल भी निकल कर आए जो कि रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बातें करते हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है तो 4 आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली मुद्दे देखने को मिलेंगे। ऑल फॉरनर अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल आर गवर्न एज पर द प्रोविजन ऑफ, यानी कि ये 4 कानून है जिसके प्रोविजन पर हम लोग को यहाँ पर देखते हैं कि वो एक लीगल पर्सन है या फिर इलीगल पर्सन है। पहला बात की जा रही है यहाँ पर फॉरेनर एक्ट 1946, दूसरा बात की जा रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेनर एक्ट 1939, तीसरा बात की जा रही है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया 1920, और तीसरा है चौथा यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये ऐसे पर्टिकुलर कानून है हमारे देश के अंदर में जिसके बेस पर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर कोई बाहर का इंसान देश के अंदर में आता है तो ये चारों के चारों कानून जो हैं वो फुलफिल करें यहाँ पर, तभी यहाँ पर उसको माना जाएगा कि वो एक लीगल माइग्रेंट है और उसको गलत तरीके से नहीं देखा जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो हमको पता तो लग गया यार ये इलीगल तरीके से हमारे देश के अंदर में एंट्री कर रहा है, तो फिर हम लोग इसके साथ में क्या करेंगे? तो उसका भी पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो पावर दे रखी है आइडेंटिफिकेशन की कि ये इंसान जो है लीगल है या फिर इलीगल है, कोई अगर ऐसे यहाँ पर आ जाता है तो याद रखिएगा वो पावर जो है वो स्टेट के अंदर या फिर जो यूनियन टेरिटरी है उसको यहाँ पर ये पावर दे रखी है कि आप लोग इनको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। पर लेकिन जो भी यहाँ पर पकड़ा जाएगा उसे, इसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ें इलीगल तरीके से देश के अंदर में रह रहा है, तो उसको लोकल कोर्ट के सामने जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लोकल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो गिल्टी पाया जाता है कि इलीगल तरीके से देश के अंदर में आ रहा है तो यहाँ पर 3 महीने से लेके 8 साल तक की यहाँ पर उस इंसान को जो है वो सजा मिल सकती है। यानी कि 3 महीने से लेके 8 साल तक उसको जो है वो जेल में रखा जा सकता है। जैसे ही यहाँ पर उसका जेल का टाइम ड्यूरेशन जो है वो खत्म होता है, फिर उस इंसान को जो है उसको यहाँ पर बेसिकली डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। डिटेंशन सेंटर मतलब एक ऐसा एरिया रखा जाता है जहाँ पर लोगों को रखा जाता है और फिर उनके देश से बातें की जाती है। जब उनका देश जो है वो अलाउ कर देता है कि हाँ भाई साहब बिल्कुल सही है और तुम इसको ले जा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर उनको उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि तब तक यहाँ पर वो डिपोर्ट नहीं होंगे, तब तक डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाएगा। तो ये प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है। जिस ओरिजिन के में है वो ओरिजिन कंट्री उनको एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर जो है उनके देश में उनको छोड़ दिया जाएगा ले जाकर। तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर तो आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेंशन सेंटर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे कि जहाँ पर भी डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं, ये मनाता है कि वहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो बड़ी ही बदतर जिंदगी जीते हैं, क्योंकि जेल के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि खस्ता हालत रहती है। हमारी कंट्री से क्या आज तक किसी पर्टिकुलर म्यांमारी को उसकी कंट्री में डिपोर्ट किया गया है? अगर आप लोग बात करें तो 2018 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया, लगभग 7 लोगों को, फर्स्ट टाइम। इससे पहले यहाँ पर किसी को डिपोर्ट नहीं किया गया, पहली बार 2018 में किया गया। और मैंने बताया कि 2006 से ये हमारे देश के अंदर में, तो 6 साल बाद यहाँ पर प्रोसीजर निकल कर आया। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्यांमार की एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया गया था, भाई साहब तुम्हारे ऐसे लोग हैं, तो म्यांमार ने उनको अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई 2018 से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनको डिपोर्ट किया गया था, थोड़े एक दो बार फिर भी हुआ यहाँ पर लेकिन मेन जो मुद्दा निकल कर आ रहा था एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयारी नहीं है यहाँ पर म्यांमार वाले। उनको लगता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है यहाँ पर ये, ठीक है। 40,000 के करीब रोहिंग्या मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो कि आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। ओनली 16,000 ऐसे हैं जो कि आज के डेट में यूएन जो बात करें यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के हिसाब से काउंट किए गए हैं। बाकी बहुत सारे अननोन है यहाँ पर, ये माना जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो ऐसा भी यहाँ पर बांग्लादेश से हमारे देश में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, बहुतों को वापस ही भेजा गया है। तो ये सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे जो ये कानून है इनको तो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है कि यही ऐसे रिफ्यूजी हैं जो हमारे देश में आकर रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं अफगानिस्तान से हमारे देश में आ रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रीलंका से हमारे देश में आ रखे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं म्यांमार से, मैंने आप लोगों को बता दिया, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हमारे देश में आ रखे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अकेले लोग यहाँ पर आ रखे हैं। तो हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन में, जैसे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ये छत्तीसगढ़, पंजाब, ये यहाँ पर तिब्बतन और तमिलियन कम्युनिटी के और श्रीलंकन कम्युनिटी बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये माना जाता है कि अगर मोटे मोटे तौर पर आज के दिन में आप लोगों से बात करूँ तो ये लगभग 2,90,000 के करीब लोग जो हैं हमारे देश में ऐसे जो रिफ्यूजी हैं, उनमें से 40,000 अगर मान के चले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि एक तरीके से रोहिंग्या कम्युनिटी यहाँ पर निकल कर आती है।
तो इनको डिपोर्ट करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और सिटीजनशिप के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में क्या क्या कानून है। तो आप लोगों को ये पता ही है सारी चीज़ें, एक ओवरव्यू मोटा मोटा सा आप लोगों को दे दिया है। कल को कंफ्यूजन बने तो वो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में जो है वो क्लियर होना चाहिए, वो कंफ्यूजन लेकर आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो पूरे टॉपिक में अगर कहीं पर भी आप लोगों को लगे यार डाउट था, तो डाउट क्लियर करके आप लोगों को पढ़ना है। मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि वो डाउट आप लोगों के माइंड में न बना रहे, वो डाउट क्लियर हो जाए आप लोगों से। तो रोहिंग्या कम्युनिटी के कहाँ से रिफ्यूजी क्यों आए, क्या मुद्दा है, हमारे देश में कौन कौन से कानून है जिसके बेस पर इनको रिफ्यूजी का दर्जा जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कौन से कानून फॉलो कर रहे हैं। तो सारी बातें माइंड में क्लियर रहेंगी, तो अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग के साथ साथ में कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा वहां पर भी उसका आंसर आप लोग कर पाओगे, है कि नहीं। बाकी डाउट हो तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा, ओके। और फीडबैक देते रहिएगा जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी लेक्चर में कोई डाउट हो तो मुझे बताएगा, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस डाउट को क्लियर करने की, ओके। आवाज़ सब यहाँ तक सही आ रही है ना, कोई आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है बता देना यार, क्योंकि अगर फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना मुझे, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिक्कत ये है कि मतलब से नहीं पूरा अपलोड करने में इतना टाइम लगेगा जिसकी कुछ हद नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा लेक्चर लेट हो जाए तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, पर कोशिश ये करूँगा कि टाइम पर आ जाए। तो उतना ही मार्जिन लेके मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना आप लोगों को रहे, ठीक है। आप लोगों का टाइम जो है वो पैटर्न में चलता रहे, ठीक है। तो वो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। ये हमारी कंट्री में डिफेंस के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी कंट्री में सिक्योरिटी फोर्स को और ज़्यादा दुरुस्त बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कई सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 जो डिफेंस वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस जो कि हमारा अभी आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में, हमने आप लोग ना जो अभी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया। अच्छा, कौन से नंबर का सेलिब्रेट किया स्वतंत्रता दिवस, ये आप लोगों को बताना है। उसमें हमने जो है 21 तोपों की सलामी दी, ठीक है। तो ये जो तोपें थी यहाँ पर, ये बेसिकली जो बनाई जा रही है अपने कंट्री में, मेड इन इंडिया माल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, वरना बाहर की चीज़ें हम लोग यूज़ करते थे। इसी के चलते हमारी कंट्री में अभी अपनी तोपों से सलामी दी गई है। तो ये अपनी ही एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं कि अपने ऊपर गर्व करने वाली बात है, ठीक है। राजनाथ सिंह साहब जो है उनके द्वारा हैंड किए जा रहे हैं, ये एक तरीके से हैंड ओवर किए गए हमारी कंट्री में जो डिफेंस सिस्टम है, खासकर FINSAS, ठीक है। इसी के साथ में निपुण माइंस, इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली लैंडिंग जो क्राफ्ट असोल्ट है जिसको LCA बोला गया, वो आर्मी को दिया गया। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्री में जो हैं अपने ही द्वारा हम लोग बना रहे हैं। तो हमारे लिए कम से कम ये गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर दिख पा रही हैं, तो ये निपुण भी है यहाँ पर। इसके चलते सारा सिस्टम जो है ये भी हैंड ओवर किया गया, ठीक है। सबसे पहले FINSAS, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें तो FINASAS, तो आप लोगों से पूछ लें क्या है भाई साहब, ये रडार है, कोई सैटेलाइट है, प्लान का ना। तो यहाँ पर ये एक तरीके से एक सोल्जर को आगे आने वाले टाइम में एडवांस सोल्जर बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि मॉडर्न चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी उसकी बॉडी के ऊपर जो लगाई जा रही है, ठीक है। इक्विप रहेगा मॉडर्न सिस्टम के साथ में, हर एक वेदर में कैसे उसको ट्रेन करना है वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इसी के साथ में कोस्ट इफेक्टिव और लो मेंटेनेंस का यहाँ पर ये सूट तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में आप लोग देखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बुलेट प्रूफ तो नॉर्मल सी बात है। इसी के साथ में AK-47 हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, एल्बो के पास में और नी के पास में अलग अलग सिस्टम हो गया। तो इंडियन आर्मी फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी इनको प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालते हुए चीज़ों को आगे लेकर चल सके और हमारी सिक्योरिटी फोर्स को और ज़्यादा दुरुस्त बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इनके पास में देखने को मिलेगी। और मल्टीपर्पज नाइफ भी आप लोगों को, जो कि एक तरीके से मतलब कई सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि चलती फिरती मशीन बनाई जा रही है इंसानों को, क्योंकि उनके अंदर देखिए कई सारे लोग बोलते हैं रोबोट को यूज़ कर लो, पर रोबोट में ये कई सारे आप लोग बोल सकते हैं कि दिमाग नहीं होता है कि वो चीज़ें सही है और वो चीज़ें गलत है। कई बार एक नुकसान ही पहुंचा देता है रोबोट। तो रोबोट अभी हम लोगों ने इसने लेवल पर इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप नहीं किया है, इसलिए इंसान जो काम कर सकता है वो रोबोट नहीं कर पाएगा अभी। अगर फिलहाल के टाइम पर बात करें, फ्यूचर में जो भी विकसित होगा वो एक अलग बात है, पर लेकिन फ्यूचर में अगर रोबोट को इंसान बना रहा है तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो एक तरीके से इंसान ही फ्री पावरफुल होगी ना, क्योंकि बना तो इंसान ही रहा है ना। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई, वो अपने आप को अपने ऊपर ठीक कर रहे हैं, जैसे चिट्टी रोबोट वाली मूवी आप लोगों ने देखी होगी रजनीकांत की, तो फिर खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर इनहेंस किया जा रहा है। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। तो इस सिस्टम का जो नाम था
इस सिस्टम का नाम था FINSAS। इसी पैटर्न पे आप लोगों को देखने को मिलेगा निपुण माइंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये कुछ इस तरीके की माइंस बनाई जा रही है। अगर इसके ऊपर एक इंसान भी अगर पैर रख देगा ना तो वो इंसान जो है बूम ब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर पर बिछाई जा सकती है। नॉर्मली आप लोगों ने बड़ी बड़ी माइंस के बारे में सुना होगा जो टैंक आने से टैंक्स को बम ब्लास्ट करती है, पर लेकिन ये जो माइंस है यहाँ पर ये इंसान को भी ब्लास्ट कर देंगी। तो इसलिए यहाँ पर इनको खतरनाक तरीके से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी बॉर्डर एरिया में हम लोग सिक्योरिटी फोर्स को प्रोवाइड करा देंगे, तो इससे काफ़ी फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो कि पुणे के अंदर है, DRDO का, उनके द्वारा यहाँ पर ये अचीवमेंट किया गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक तरीके से बधाई हो। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग अपने ही देश में बना पा रहे हैं जिससे सारी चीज़ें बाहर से खरीद कर लेकर आते थे, अब अपने ही देश में बना रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इससे हमारे देश में जो है हम ज़्यादा सिक्योर अपनी चीज़ों को कर पाएंगे, और कल कोई दिक्कत होती है तो उसका सोल्यूशन भी हम लोग निकालते हुए नजर आएंगे। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये कुछ ऐसी लैंडमाइन है। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कुछ दिनों पहले बटरफ्लाई लैंडमाइन के बारे में सुना आप लोगों ने। कौन से देश की थी वो, ये बताइए आप लोग। देखता हूँ किस चीज़ को याद है। यहाँ पर बटरफ्लाई जो है माइंस वो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ऐसा यहाँ पर लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर गोवा बेस्ड जो यहाँ पर आप लोगों को शिप यार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। ऐसा कुछ है, ये भी काफ़ी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा हमारी कंट्री में सिक्योरिटी फोर्सेस को। अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेके जाना है, फिर अपनी फोर्सेस वगैरह को भी लेकर जाना है, तो वहाँ पर ये अच्छा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में डिफेंस के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उसके पीछे एक बेसिक पर्पज है, तो उसको हम लोग लेकर अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है यार माइंड में। अगर कोई टॉपिक हो गया तो उसको क्लियर करके आप लोग को आगे बढ़ना है। जो छोटी छोटी बातें थी यहाँ पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, तो आप लोगों को इनके बारे में हल्का हल्का तो आइडिया कम से कम जरूर रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी जो है एक तरीके से एक्सपेरिमेंट भी किया गया 15 अगस्त के दिन, तो उसके चलते भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्सन जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल था, बताना जरूर कैसा लगा और आप लोग गर्व फील हुआ कि नहीं हुआ। एक कहावत दोस्तों आप लोगों ने सुनी होगी, जल ही जीवन है, पर लेकिन बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। गोवा के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा काम ये किया गया है, सैल्यूट करने वाली बात है। हमारी कंट्री का हालांकि छोटा सा राज्य है, पर लेकिन उन्हें कहते हैं सच सैया के दोयरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो गोवा एक छोटा सा राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ में बॉर्डर टच करता है। उसने बड़ा ही अच्छा कारनामा यहाँ पर करके दिखाया। अपने एरिया में पर्टिकुलर 100% हर घर जल जो है उसने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो गोवा देश का पहला राज्य है, अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे याद रखिएगा कहीं पर क्वेश्चन में। और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरी जिसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है वो है क्या, उसका नाम याद रखिएगा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। तो इन दोनों के द्वारा स्टेट में पूछे तो गोवा और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी पूछे तो इन दोनों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके द्वारा सबसे पहले हर घर जल अभियान इंप्लीमेंट किया गया अपने एरिया में। तो गोवा के अंदर लगभग 85,000 के करीब आप लोगों को देखने 2.63 लाख के करीब, और दमन एंड दीव में लगभग 85,000 के करीब आप लोगों को ये डेटा देखने को मिलता है। तो ये जो कवर किया गया एक तरीके से PIB के द्वारा भी कवर किया गया, और ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आर्टिकल था, ठीक है। तो UPSC GS पेपर 2 के अंदर आप लोग कनेक्ट करके इसे देख सकते हैं, और प्रीलिम्स के अंदर अगर बात करें तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो वो तो मैंने बता दिया, बेसिक चीज़ें जो है इनको अभी सर्टिफिकेट दिया रहा है। किसके तहत यहाँ पर दिया रहा है, हर घर जल। तो यहाँ पर हर घर जल जो है उसके तहत यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही है। अगर हर घर जल रहता है तो उससे काफ़ी सारा एक तरीके से प्रोडक्टिव टाइम जो है वो इंसान यूज़ कर पाएगा, वरना इधर उधर वैसी चक्करों में पड़ा रहता है। तो ये अभी अचीवमेंट किस किस का देखने को मिला तो वो आप लोग याद रखिएगा। गोवा का अचीवमेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने है, और इसी के साथ में दादर एंड नगर हवेली का भी अचीवमेंट आप लोगों के सामने है। बहुत सारी बीमारी भी फैलती हैं अगर यहाँ पर प्रॉपर एक अच्छा पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन और एक ही समस्या से एक ही चीज़ें खराब होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खराब हो जाती हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर चला जा सके। जल जीवन मिशन जो है किसका मिशन है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल एंड शक्ति का मिशन है। इसका जो एम क्या है कि हर एक घर में पानी पहुँचाना है, हर घर जल, ठीक है। तो इसका एम यहाँ पर रखा गया है। और वो पानी कैसा होना चाहिए, वो पाइप्ड वाटर पानी होना चाहिए, यानी कि 2024 तक का पाइप वाटर पानी जो है वो सबको प्रोवाइड कराने की बात इनके द्वारा की जा रही है। बाकी कितना ज़्यादा ये चीज़ें चलेंगी वो तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा, क्योंकि छोटे छोटे राज्य अचीव कर रहे हैं वो अच्छी बात है, उनको हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। पर लेकिन बड़े राज्यों के बारे में क्या बोला जाए, ठीक है, तो वो देखने वाली बात है। तो जल जीवन मिशन जो है वो यहाँ पर वो कम्युनिटी अप्रोच रहेगी, वाटर को लेकर कैसे टैकल करना है उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। इसी के साथ में फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें
तो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर वाटर कनेक्शन की बात की जा रही है। वाटर क्वालिटी को भी मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पानी प्रोवाइड करा दे बस, खाना दे दे कुछ भी, भले ही पेट खराब होता रहे, ऐसा नहीं है। खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर कई सारे कॉन्क्लेव आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बात करते रहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो आर्गुमेंटेशन के ऊपर ही बात होती है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कैसा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके ऊपर ही बात होती है, कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसे रीयूज कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हवाबाजी चल रही है, ग्राउंड लेवल पर ये माना जा रहा है कि यहाँ से जो है काम हो रहा है और उसका रिजल्ट भी आप लोग को आता हुआ नजर आएगा। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाइयों और बहनों, जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। गांव के लोग ही अपने गांव में जल सुरक्षा के लिए विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं। पानी का जो मूल्य लिया जाता है वो भी गांव के लोग ही तय कर रहे हैं। पानी की टेस्टिंग में भी गांव के लोग जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। पानी समिति में अभी कम से कम 50% महिलाओं को जगह दी गई है। जो जनजातीय इलाके हैं वहां तेजी से काम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन का दूसरा स्तंभ साझेदारी है। राज्य सरकारें हो, पंचायतें हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय में सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता का तीसरा मुख्य स्तंभ है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो पिछले 70 साल में हासिल किया जा सका, उसमें कई गुना ज्यादा काम 7 साल से भी कम समय में किया जा रहा है। कठिन लक्ष्य है, लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत के लोग ठान लें और उसे प्राप्त ना कर सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें सभी इस अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी है। जल जीवन मिशन संसाधनों के सही इस्तेमाल पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी उतना ही बल दे रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं के वो कार्य जो जल जीवन मिशन को गति देते हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है। इस मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है, उससे गांवों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। इस मिशन का एक लाभ ये भी होगा कि जब हर घर में पाइप से जल पहुंचने लगेगा,
सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी तो पक्षपात और भेदभाव की गुंजाइश भी उतनी ही समाप्त हो जाएगी। सारी बातें इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताई आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे विलेज वोटर और सैनिटेशन कमेटी बनाई जा रही है, बोला गया था कि 50% जो है वहाँ पर महिलाएं रहेंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हर घर जो जल पहुँचाने के लिए पूरा अभियान चलाया गया, ठीक है। फंडिंग पैटर्न में एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि हमारी कंट्री में जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, विदाउट लेजिस्लेटिव जो एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है, आप लोगों को जैसे कि अगर बाल बजे दादर एंड नगर हवेली हो गया, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि चंडीगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पर खुद के चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। पर लेकिन जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अभी यहाँ पर अभी तो खैर नहीं है, पर लेकिन बन जाएगी। या फिर ये पुडुचेरी हो गया, और इसी के साथ में न्यू दिल्ली हो गया। यहाँ पर आप लोग खुद के चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को अलग पैटर्न रहेगा, यानी कि सेंट्रल जो फंडिंग है वो 90:10 देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, और 50-50 रहेगी नॉर्मल स्टेट के लिए। यानी कि ये कैसी स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलके पैसे देती है। ऐसा नहीं कि एक का पैसा ले रहे और दूसरे का नहीं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पर जो बता रहे थे वो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं नॉर्मली कि इस तरीके से मिलकर काम किया जाएगा, तभी भी 2024 तक हम लोग सबके घर में पानी पहुँचाएंगे और तभी हम लोग प्रॉपर डिमांड को कंप्लीट यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के चलते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। तो ये एक तरीके से ऐसा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। क्रिएट करने की बात की जा रही है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि और ढंग से चीज़ों को हैंडल किया जा सके। तो कई सारी और स्लाइड मैंने प्रोवाइड करा दी कि फोकस एरिया कहाँ पर रहना है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं कि जल जीवन मिशन के तहत और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो कई सारी जैसे ना मोदी जी के द्वारा बहुत ही बातें बोली गई। तो यहाँ पर महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता था, वो पीछे छूट गया। आप लोगों को पता होगा एक पर्टिकुलर जो महाराष्ट्र में जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर वाइफ रखी जाती है जो कि पानी लेकर आएगी बस, ठीक है। तो इसके चलते उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एजुकेशन के लिए। कई बार जो लड़कियाँ परेशान रहती थी, स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं रहती थी, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती थी। तो यानी कि टैप वाटर रहेगा अगर स्कूल में, घरों में, तो उससे बहुत सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसको यहाँ पर अभी अच्छे से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। 15 अगस्त 2019 से लेकर 15/2022 तक जो आप लोग देखते हैं जो चेंज यहाँ पर आया, तो काफ़ी बड़े कई सारे चेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जहाँ पर ये ब्लू कलर है वहाँ पर चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं। तो इससे पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं कि लोगों के घर में पानी पहुँच रहा है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे जिससे पता चलेगा कि इस आर्टिकल से कितनी बातें आप लोगों ने अच्छे से सुनी है। बात की जा रही है यहाँ पर 36% जो है इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्लासीफाइड किए जा रहे हैं यहाँ पर किस कैसे। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्लासीफाइड किए जा रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा इसके द्वारा कि 36% जो है यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसी के साथ में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एरिया है जहाँ पर जो इरीगेशन के लिए पानी यूज़ किया जाता है। तो ये 36 नहीं है, ये लगभग 56 देखने को मिलेगा, और बाकी दोनों आर्टिकल जो हैं, दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं पानी के बारे में, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है 2020 में ऑलरेडी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाता है, जल जीवन मिशन एक कैसी स्कीम है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो वैसे ही खत्म हो गई। इसका एम क्या है कि पाइप वाटर जो है वो लोगों को घर तक पहुँच सके, बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसी के साथ में प्रोवाइड कराना ड्रिंकिंग टैप वाटर कनेक्शन 2024 तक का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर आप लोगों से पूछूं A, B, C, F, D, तो आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में। तो सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर करेक्ट नजर आएगी, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन देने का पर्पज ये रहता है ताकि आर्टिकल आप लोग अच्छे से समझ पाए, और इसी के चलते आप लोग यहाँ पर उनको लंबे समय तक याद रख पाएँ। बाकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर सारी PDF आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोगों के माइंड में डाउट हो, और आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर जरूर पोस्ट किया करो। वहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से, यहाँ पर एक तरीके से कई सारे बच्चे जो है अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। संडे में मैंने आप लोगों को एथिक्स की कोटेशन पोस्ट की थी, सैटरडे में आप लोगों का निबंध रहता है। तो रेगुलरली सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मिलती हैं यहाँ पर। तो आप लोग अगर अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग नहीं जो है वो ढंग से जान पाओगे। और यहाँ पर ये ग्रुप रहता है SLEpedia, इसमें आप लोगों को नोट्स वगैरह मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे, जिससे कि आप लोग का फायदा होगा। और इंग्लिश के सेशन भी पोस्ट किए जाते हैं कि इंग्लिश में बातें कैसे करनी है। तो ये आप लोग जरूर देखेंगे यहाँ पर, जिससे कि आप लोग नई चीज़ें और सीख पाओ अच्छे से,
खासकर इंग्लिश आप लोगों की इंप्रूव होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो कैसा लगा आर्टिकल उसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, कंफ्यूजन लेकर नहीं, डाउट क्लियर कर कर अपना अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करूं तो मैं आप लोगों को हिदायत दूंगा जो नॉर्मल एरिया में रहते हैं वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इस टाइम कम से कम विजिट न करें। बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो यहाँ पर कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर चाकी रिवर है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कौन सी रिवर है जो न्यूज़ में अभी जिसके ऊपर ब्रिज कोलैप्स हो गया, तो ये है चाकी रिवर, ठीक है। ये आप लोगों को धर्मशाला में देखने को मिलेगा फ्लैश फ्लड आई, जहाँ पर जरा सी देर में बहुत ह्यूज बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से 27 के करीब लोग जो हैं वो उनकी जान जा चुकी है। तो लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक ही जो न्यूज़ है ये कल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल रही और इसके चलते यहाँ पर 3 जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर उनको बुक कर लिया गया मध्य प्रदेश के अंदर में। मध्य प्रदेश के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसके फादर साहब जो हैं उनको बेसिकली एम्बुलेंस के लिए कॉल किया तो इनको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, तो अपने घर में जो रिक्शा होती है जो रेडी होती है उसी पर रखकर फादर को जो है ये हॉस्पिटल में लेकर चल दिए। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। तो वायरल होने के बाद में फिर यहाँ पर जांच पड़ताल की गई तो कई सारी चीज़ें बोल रहे हैं, कई सारी फेक चीज़ें हैं। हालांकि जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि एम्बुलेंस ने मुझे बेसिकली यहाँ पर मेरा कॉल नहीं उठाया, जबकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये बोले कि हम लोग सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि यहाँ पर चीज़ें अच्छे से मिल सकें, पर ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही है, बोला कुछ और जा रहा है। तो अभी हिंदू के द्वारा भी यहाँ पर आर्टिकल कवर कर लिया गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हेल्थ जो है वो बेसिकली स्टेट लिस्ट में आप लोगों को आता है सब्जेक्ट, तो हेल्थ के ऊपर फोकस देना स्टेट लिस्ट का काम है, तो इसलिए यहाँ पर स्टेट की न्यूज़ आती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं संविधान में 7वें शेड्यूल में तो हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया जाए तो फिर उस स्टेट की खस्ता हालत होती है आप लोगों को नजर आती है। तो इसके चलते ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। बाकी चाइना की कई सारी कंपनी है हमारे देश में, जिसमें से वाई कंपनी आप लोगों को एक देखने को मिलेगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कई सारे जो ऑपरेशंस हैं वो आप लोगों को अलग तरीके से देश के अंदर चलते हुए नजर आते हैं, खासकर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अभी एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर रखता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं पर रखता है। तो वाई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी यहाँ पर बंद हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के एक्शन जो है उसके फेवर में नहीं है। चाइनीज़ कंपनी है और उल्टी सीधी हरकतें करती है। कई सारी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इन कंपनीज को बैन कर रहे हैं आज के डेट में चाइना को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत सारा ऐसा डेटा चुराता है जो कि सही नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से प्राइवेसी का हनन करते हुए यहाँ पर कई बार ये नजर आते हैं। तो जरूरी है इस चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखें वरना दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार जो ठेले वाला होता है उसको अपना सामान बेचकर भागना होता है, तो वो क्या करता है कि 50 रुपये का सामान जो है वो आप लोगों को 25 रुपये बेचता हुआ पाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी ले लो, या फिर बाद में जो गला सड़ा बच जाता है उसको भी सोचता है जल्दी जल्दी निकल जाए। तो अभी खैर रसिया का ऐसा तो काम नहीं है, पर हाँ फिर भी बहुत सारा फायदा बहुत सारी कंट्री को देखने को मिल रहा है। जैसे कि चाइना को भी देखने को मिल रहा है, चाइना कोयला इंपोर्ट कर रहा है और 5 साल में सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो हिट कर चुका है, क्योंकि काफ़ी सस्ता डिस्काउंटेड जो प्राइस पर यहाँ पर चाइना को खरीदने को मिल रहा है। आप लोगों ने देखा हम लोग को भी क्रूड ऑयल मिल रहा था डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो यूएस जो रसिया है पुतिन साहब जो है उन्होंने सेल लगा रखी है, ठीक है। सेल लगा रखी है मतलब सेल का मतलब ये होता है कि अभी डिस्काउंट मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसने अभी एक पर्टिकुलर कोचिंग का कोर्स खरीदा। उस कोचिंग का जो कोर्स है वो लगभग मतलब एक तरीके से लाखों में कोर्स बनता है, या फिर 70-80 हज़ार का जितने का भी होगा। तो फिर उसको क्या किया, सेल चल रही थी तो सेल में उसको वो कोर्स जो है उसको मतलब जो कोर्स है उसमें उसको 20,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। पर लेकिन वो जो कोचिंग वाले हैं वो इतने वेले हैं, उनके द्वारा एक और सेल लेकर आएगी और उस सेल में जो 20,000 रुपये जो उसने दिए हैं मतलब बचे हैं उसके, वो उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। यानी कि एक तरीके से उसके दोस्त ने खरीदा तो उसके दोस्त को वहाँ पर 45,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। यानी कि 45,000 का इसको 20 का मिला था, उसको 45 का मिल गया। तो बोला है कि सर मैंने एक हफ्ते पहले खरीदा था और उसने एक हफ्ते बाद में खरीदा। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सामने वाले को नुकसान हो गया यहाँ पर लगभग कितने का, 20,000 रुपये का। तो उसके लिए मेल कर रहा था मुझे। तो यार देखो ये ना कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, ये अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को ऊपर नीचे कर सकती हैं, पर लेकिन आप लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये तो आप लोगों की किस्मत है कि उस टाइम पर वो डिस्काउंट था उस टाइम पर खरीद लिया, उस टाइम पर नहीं था उस टाइम पर नहीं खरीदा। पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, अगर देखो मेरे पर्सनल राय है इसमें, फिर से मैं बोलूँगा, हो सकता है कईयों को पसंद आए। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लीजिए एक किताब है, एक किताब मार्केट में निकाली जा रही है, ठीक है। वो किताब मान लीजिए मैं मार्केट में निकाल रहा हूँ और उस किताब पे मैंने बोला कि 5% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो जो 5% डिस्काउंट मिलेगा वो उन लोगों को मिलेगा जो अभी खरीद रहे हैं। पर लेकिन आगे चलकर जिन्होंने खरीद ली उन्होंने तो खरीद ली, आगे चलकर मैं बोलने लगूँ कि इस किताब पर मैं 50% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हक बनता है, जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिया इसका मतलब उन्होंने गलती कर दी है, उनको खरीदनी नहीं चाहिए थी, उनको वेट करना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर सोचने वाला मुद्दा यहाँ पर ये होता है
कि कम से कम कंपनी को इतना करना चाहिए कि ताकि जो कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे, वो क्या करे, उसको इतना कर दे कि आगे से अगर कोई कस्टमर और सामान खरीदेगा तो उसमें उसके वॉलेट में ऐड कर दे कि इतना पैसा तुम्हारे पास में ऑलरेडी है क्योंकि तुमने इतने में दिया था। तो मुझे पर्सनली लगता है, बाकी देखो पॉलिसी तो पॉलिसी है, उसमें कुछ नहीं बोला जा सकता, पर लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरीके से या फिर अगर कोई प्रोडक्ट अगर तुम्हारे पास में ऐसा नहीं खरीदेगा तो फिर उसको कुछ पैसे रिटर्न किए जाएं, क्योंकि यार ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट ब्रेक करने वाली बात है। अब कितनी बुरी तरीके से मेहनत कर लोग जैसे तैसे पैसे कमाते हैं, किसी के फादर साहब जो है मजदूरी कर रहे हैं, किसी की मम्मी किसी के घरों में जाकर काम कर रही है, तो एक तरीके से इंसान से इतनी ज़्यादा फीस ले लेना और उसमें भी ऐसा फिर धोखा हो जाए, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है आप में से कईयों को सुन के लग रहा होगा 20,000 रुपये पल्ली के ऊपर हो रहा है। ठीक है, कई सारे ऐसे हैं ना ठीक ठीक धन्नड़ सेठ टाइप के आदमी हैं जो कि ज़िंदगी मजे कर रहे हैं, 1.5-2 लाख के फ़ोन लेकर मजे से घूम रहे हैं। तो उनके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके बारे में बातें कर रहा हूँ जिनके लिए 20,000 रुपये जो है उनके घर की महीने की अर्निंग है। ठीक है, 20,000 रुपये पूरा घर चलता है उनका। तो उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो ये मेरी पर्सनल राय थी, हो सकता है आप लोगों को सही और गलत लग सकती है, आप लोग इसको उस हिसाब से देख सकते हैं, पर लेकिन आप लोग की राय क्या है, आप लोग अपनी राय भी बता सकते हैं। काफ़ी पुराना एक केस चला हुआ रहता है यहाँ पर जयललिता जी के बारे में, तो वो केस जो है अभी क्लीन चिट मिल गई है, हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रीटमेंट उनका चला था, ये माना जा रहा था कि एरर हुई है उनके ट्रीटमेंट में, कुछ एक तरीके से पॉलिटिकल मुद्दे रहते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं मारने की कोशिश की गई है। तो जयललिता जी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी साउथ इंडिया में, खासकर बात करें तमिलनाडु के अंदर में, जिस तरीके से उनके द्वारा लीड किया गया है तमिलनाडु को, वो वाकई में ही सराहनीय था। ठीक है, तो उनके जाने के बाद में कई सारे मुद्दे देखने को मिले। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं घर पर आया हुआ था, तो काफ़ी दिनों बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ टीवी देखने का। तो टीवी पर जो है अरविंद केजरीवाल जी के और यहाँ पर बीजेपी के रस्साकसी चल रही है कि यहाँ पर लेकर बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दे को, कि यहाँ पर अभी आरोप लगाया गया मनीष सिसोदिया साहब पर कि ये घपला कर रहे हैं, एक तरीके से घोटाला कर रहे हैं। और ये यहाँ पर एक कटिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये आई थिंक द न्यूयॉर्क टाइम्स की है, उनके द्वारा छापा गया पूरे डिटेल में कि इस इंसान ने जो है एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया और उसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल मुद्दा है, इस तरह की चीज़ों को आप लोग न्यूज़पेपर में इग्नोर कर सकते हो, पर लेकिन ये ट्रेंड होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे हमेशा। ठीक है, तो ये आप लोग एक काम के नहीं रहते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ मुद्दे काम के रहते हैं कि सीबीआई को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो सीबीआई के बारे में पढ़ लेना, पॉलिटी में पढ़ा रखा है और वैसे भी कई बार पढ़ा चुका हूँ सीबीआई के बारे में, कौन सी कमेटी के द्वारा सीबीआई को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, ये आप लोग बताइए। इसी के साथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के बारे में आप लोग पढ़ लेना, कई बार पढ़ा चुका हूँ यार, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, ये आप लोग कई बार मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी जाकर देखेंगे तो आप लोग देखते हैं ईडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवर्तन निर्देशालय हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स हैं आप लोगों के सामने, तो इनको जाकर जब आप लोग देखोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती हैं, तो यहाँ से जाकर आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका नाम SLVPD रखा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक न्यूज़ ये निकल कर आ रही है, यूक्रेन वॉर में जो कंडीशन अभी चल रही है, तो उसमें रसिया वाले ये बोल रहे हैं कि जब से यूक्रेन वॉर चल रही है तब से हमारे वेपन का मार्केट जो है वो गर्मा गया है, यानी कि हथियारों का मार्केट जो है वो बढ़ गया है। यूक्रेन वॉर इंक्रीज इंटरेस्ट इन रशियन वेपन। ठीक है, तो यूएसए जो है यहाँ पर आप लोगों को पता है कई सारे प्रतिबंध लगा देता है, काटसा। ठीक है, जैसे कि काउंटर एजेंट, यहाँ पर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ये सैंक्शन एक्ट, किसने S-400 सिस्टम खरीदा तो हम लोग उसके ऊपर बैन लगा देंगे, इंडिया ने फिर भी खरीद लिया, बन लगा लो किसके ऊपर लगाना है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन सबसे मुद्दा ये है कि हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे यार, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट कुछ है, तुम्हारे हिसाब से चल के तो हमारा चल चुला ले काम। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो ये इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। बाकी रसिया को क्रॉप फर्टिलाइजर ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में पहुँचने से नहीं रोकनी चाहिए, ये UN के चीफ बोल रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, फूड क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो एंटीनस गुटरस साहब जो हैं, जो कि UN के जो चीफ हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है। पर लेकिन UN एक ऐसा, आप लोग बोल सकते हो कि एक ऐसा जानवर है जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है और जिस भौंक सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, UN के पास में सैंक्शन लगाने की जो पावर होती है उनका भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। गरीब कंट्री पर तो दादागिरी दिखाते हैं, पर लेकिन जो अमीर कंट्री होती है उन पर ज़्यादा दादागिरी इनकी चलती नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक न्यूज़ है जो UPI को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि UPI में पेमेंट करने से आपका पैसा कटेगा। गवर्नमेंट ने उसको क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, हल्का सा बस आइडिया रखेगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता होना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस की न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आउटसाइड इंडिया भी यहाँ पर UPI का इस्तेमाल किया जाएगा UK की मार्केट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, क्विक रेस्पॉन्स जो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल UPI जो है नेपाल, भूटान, सिंगापुर, UAE, मलेशिया, फ्रांस, कई सारी कंट्री में ऑलरेडी एंट्री मार चुके हैं
और यूपीआई में वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। यूपीआई एक अम्ब्रेला ये सिस्टम हमारी कंट्री में इनिशिएटिव जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन बैंक एसोसिएशन ये है। कई सारे तो लोग ये बोल रहे हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल करके आने वाले टाइम में जो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको एक तरीके से एक सेकेंडरी सिस्टम के तरीके से देखा जा रहा है स्विफ्ट का, ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो हमारे लिए तो यार काफ़ी अच्छी बात है, बाकी जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है विनबैक्स। तो आप लोगों से डिफेंस के फील्ड में क्वेश्चन पूछा सकता है, और जब कोई ऐसी चीज़ जो कि पहली बार देखने को मिल रही है, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद एनी फॉरेन आर्मी, पहली बार वियतनाम की आर्मी के द्वारा ये काम किया गया। तो वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, तो ये जो पर्टिकुलर जिसका नाम है यहाँ पर विनबैक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है। और वियतनाम से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, ठीक है। वियतनाम कैसी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है या फिर एक तरीके से ये ओपन कंट्री है ओशन के अंदर में? आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन से आंसर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी सी न्यूज़ है पर लेकिन ये न्यूज़ जो है आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग। हमारी कंट्री में प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया था, और सबसे पहले प्रवासी भारतीय कौन थे हमारे देश में जहाँ से काउंट करते हैं, वो थे महात्मा गांधी जी। तो 9 जनवरी को वो इंडिया के अंदर आए थे। कहाँ पर आए थे ये आप लोग बताइए, कहाँ पर आकर उतरे थे वे? तो 17 प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर होगा 9 जनवरी को, ठीक है, जो कि 2023 में होगा। तो इसलिए कई बार ये आ सकता है तब तक आप लोगों के लिए न्यूज़ में, तो इसलिए बता दिया इंदौर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ इंदौर वासी, और मध्य प्रदेश से कौन कौन आता है जरूर बताना। तो इंदौर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यूनियन होम सेक्रेटरी जो अजय कुमार भल्ला, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया यहाँ पर एक तरीके से, मतलब बोला नहीं गया, मतलब उनको 3rd ईयर से जो एक तरीके से यहाँ पर कि 1 more ईयर इन द सर्विस इन 3rd जो एक्सटेंशन यहाँ पर उनको मिल रहा है, ठीक है। तो ये होम सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी की पोस्ट काफ़ी खतरनाक आप लोग बोल सकते हैं, जो कि आप लोग एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में जब IAS बनते हैं तो हाईएस्ट ऑथोरिटी की पोस्ट पर पहुँचना ये सपना होता है लोगों का, ठीक है। तो कोई अच्छा काम करोगे तो ऐसे एक्सटेंशन भी मिलते रहते हैं। कुछ यहाँ पर डायरेक्ट न्यूज़ है जो कि वर्ल्ड लेवल पर आप लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो 19 अगस्त को, इसी के साथ में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है वो भी 19 अगस्त को। 65वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो आप लोगों को कनाडा में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हेल्फेक्स में ये कनाडा के अंदर में 20 से लेकर 26 तक का, तो ये न्यूज़ में आ सकती है, इसके ऊपर अलग से टॉपिक भी बन सकता है, फिर देख लेंगे। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में, जो कि जिसका नाम है यहाँ पर पिच ब्लैक, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसी के साथ में स्मोकिंग एल्कोहल, हाई BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स मेन कोज है ग्लोबल कैंसर डेथ का, जो कि लांसेट के द्वारा बताया गया है। यानी कि स्मोकिंग यानी कि बीड़ी सिगरेट पीना और एल्कोहल यानी कि दारू पीना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आप लोग देख सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से इन चीज़ों के ऊपर अगर कंट्रोल रख दे इंसान, तो यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। यहाँ पर ये एक स्टडी के द्वारा सामने निकाल कर लाया गया। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नाम है मनीषा कल्याण, फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर जो कि UEFA वुमेन चैंपियनशिप लीग के अंदर खेलेगी। देखिए हमारी कंट्री में फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज है नहीं, ठीक है, पर फिर भी अगर फुटबॉल में से वुमेन निकल कर आ रही है तो ये अपने आप में अप्रिशिएट करने लायक बात है। तो आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा। और UEFA की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग को बताने है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। इंपॉर्टेंट प्लेसिंग न्यूज़ में आज है आप लोगों के सामने क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल जो है वो है हवाना, आप लोग यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन ट्रेड जो है क्यूबा के साथ में रुपये और यूरो में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिजिकल बाउंड्री जो है क्या ही बोला जाए, बस बेसिकली एक तरीके से ओपन कंट्री है यहाँ पर, ठीक है। कई सारी बाउंड्री हैं वैसे, बहामास, हैती, होंडुरस, जमाइका, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, ये आसपास वाले एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट माउंटेन पीक भी मैंने यहाँ पर डाल दिया ताकि आप लोग कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बाकी आज के SLV कमांडो जो मून है मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। इसी के साथ में अजीत डोभाल साहब के बारे में मैंने आप लोगों से बोला था, ठीक है। तो अजीत डोभाल साहब जो हैं ये एक तरीके से जेम्स बॉन्ड बोला जाता है, और इनके बारे में एक न्यूज़ भी थी यहाँ पर कि नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिली थी 17 से लेकर 18 अगस्त तक, तो होम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारी कंट्री में कि कैसे हम लोग चीज़ों को टैकल करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो रशियन काउंटर पार्ट से भी मिले यहाँ पर इन कई सारे मुद्दों पर। इसी के साथ में मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इशू किया गया था नो कास्ट और नो रिलीजियस जो सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट, ठीक है। इसी के साथ में जो गोवा है वो फर्स्ट स्टेट बन गया हर घर जल, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अजीत डोभाल जी जो हैं वो हमारी कंट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। खासकर अगर बात करें, आप लोगों ने कई बार इनके बारे में सुना भी होगा, पाकिस्तान के अंदर रह के आए थे काफ़ी एक तरीके से खुफिया एजेंट बनकर, तो एक तरीके से जेम्स बॉन्ड की तरीके से इनको देखा था देश के अंदर में, ठीक है। तो अगर ज़िंदगी में अगर एक ऑफिसर बनना है तो ऐसे बनो ताकि दुनिया जो है वो याद करे, ठीक है।
और बाकी आज की ये 5 वोकेबलरी हैं, इनको देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ी ना हो, अपलोड करने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इनको देख लेना एक बार, ठीक है। कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, और वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ और फीडबैक जरूर देना कैसा लगा। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा रहा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।